ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज पढ़ाते हैं रसारोहण की क्रियाविधि को समझाने के लिए कुछ सिद्धांत दिए गए थे, जिसमें से हमने बताया था 3 सिद्धांत प्रमुख थे। पहला था जैव बल सिद्धांत, दूसरा था मूल दाब का सिद्धांत, और तीसरा था भौतिक बल सिद्धांत। तो पहला पढ़ेंगे बच्चों जैव बल सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? जैव बल सिद्धांत। ध्यान रखना है बच्चों, इसमें इस सिद्धांत के अनुसार रसारोहण की जो क्रिया होती है वो तने, कह सकते हैं तने की कोशिकाओं में उपस्थित होने वाली क्रियाओं के कारण उत्पन्न जैव बलों द्वारा होती है। इस सिद्धांत को समझाने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने अपना मत दिया था। उसमें पहला वैज्ञानिक हम पढ़ेंगे गोडलेवस्की। क्या नाम है बच्चों? गोडलेवस्की। क्या नाम बच्चों? गोड्स लिख सकते हैं या गोडलेवस्की। इसने ध्यान रखना है, एक सिद्धांत दिया था रसारोहण की क्रियाविधि को समझाने के लिए। उसका नाम था रिले पंप सिद्धांत। क्या नाम था बच्चों? रिले पंप सिद्धांत। इसके सिद्धांत के अनुसार क्या है, जो जाइलम पैरेनकाइमी कोशिकाएं जो होती हैं और जो मज्जा किरणों की कोशिकाएं होती हैं, उनमें जो उनकी कोशिकाओं में जो परासरण दाब जो होता है उसमें एक तरह से आवर्ती परिवर्तन होता है। मतलब जाइलम पैरेनकाइमी कोशिकाएं और मज्जा किरणों की कोशिकाओं में परासरण दाब में लगातार परिवर्तन होता है, जिस परिवर्तन के कारण पानी लगातार ऊपर चढ़ता रहता है और अर्थात रसारोहण की क्रिया होती है। उसके बाद इसके बाद दूसरा वैज्ञानिक आया है बच्चों, याद रखना है, सर जेसी बोस। क्या नाम है? सर जेसी बोस। इसने रसारोहण की क्रियाविधि को समझाने के लिए एक सिद्धांत दिया था, स्पंदन सिद्धांत। क्या नाम दिया था? स्पंदन सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार ध्यान रखना है बच्चों, रसारोहण की क्रिया तने की जो वलकूट की कोशिकाएं होती हैं, वलकूट की सबसे भीतरी परत की जो कोशिकाएं होती हैं, जो कि अंतः त्वचा के संपर्क में होती हैं, उनमें लगातार कह सकते हैं ले बंद स्पंदन होता रहता है। स्पंदन मतलब लगातार धड़कती सी रहती हैं, जिससे बताया जाता है कि लगातार पानी चढ़ता रहता है। अर्थात इसने रसारोहण की क्रियाविधि को समझाने के लिए स्पंदन सिद्धांत दिया। कौन सा बच्चों? स्पंदन सिद्धांत। तीसरी बात अपनी कहिए, जैव बल सिद्धांत को समझाने के लिए तीसरा वैज्ञानिक आया है स्टारबर्गर या स्टारबर्गर। इसने 1851 में अपना सिद्धांत दिया। इसने क्या बताया था बच्चों? ध्यान रखना है कि इस सिद्धांत के अनुसार जीवित कोशिकाओं में का रसारोहण की क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता, बल्कि इन कोशिकाओं की उपस्थिति रसारोहण के लिए आवश्यक होती है, आवश्यक मानी जाती है, जो कि इसके लिए एक तरह से अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। दूसरा सिद्धांत है बच्चों अपना मूल दाब का सिद्धांत। ध्यान रखना है बच्चों, पैरेनकाइमी कोशिकाएं जो होती हैं, उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो अत्यधिक लचीली होती है। लचीली होने के कारण कह सकते हैं उनमें पानी अंदर प्रवेश कर जाता है, और जब पानी अंदर प्रवेश कर जाता है तो कोशिका भित्ति है जो वो तनाव में आ जाती है। तनाव में आ जाने के बाद वो पुनः अपनी साम्य अवस्था में आना चाहती है, पुनः अपनी पहले वाली अवस्था में आना चाहती है। तो इसलिए बताया जाता है कि जो कोशिका के अंदर जो द्रव्य है उस पर एक तरह से दाब लगता है, प्रेशर लगता है। दाब लगने के कारण जो कुछ द्रव्य है वो द्रव्य निकलकर वाहिका और वाहिनिकाओं में आ जाता है, अर्थात एक धनात्मक दाब लगता है, जिसको क्या कहते हैं? एक तरह से मूल दाब कहते हैं। अब मूल दाब के कारण ही लगातार पानी ऊपर चढ़ता रहता है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि जाइलम वाहिकाओं में जो रस होता है उसमें पाए जाने वाला एक धनात्मक दाब क्या कहलाता है? मूल दाब कहलाता है। मूल दाब को एक यंत्र द्वारा मापा जाता है, उसका नाम आपको याद रखना है मैनोमीटर। क्या नाम है बच्चों? मैनोमीटर।
मैनोमीटर द्वारा मूल दाब को मापा जाता है और बताया जाता है कि ज्यादातर पौधों में जो वायुमंडलीय दाब जो होता है, जो वो 2 वायुमंडलीय दाब मापा गया है। ज्यादातर पौधों में यही दाब देखा जाता है। लेकिन जो पौधे अत्यधिक सुविकसित होते हैं, क्या होते हैं, सुविकसित होते हैं और काष्ठीय होते हैं, उनके लिए नीचे से पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए लगभग 12 एटीएम मूल दाब की आवश्यकता पड़ती है। 12 एटीएम वायुमंडलीय दाब की आवश्यकता पड़ती है और बताया जाता है कि 2 एटीएम या 2 वायुमंडलीय दाब के कारण लगभग 20 मीटर पानी ऊपर चढ़ता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, तीसरा जो सिद्धांत है वो क्या है, भौतिक बल सिद्धांत। इसमें जीवित कोशिकाओं का आवश्यक होना जरूरी नहीं है, बल्कि इसमें रसारोहण की क्रिया जो होती है वो कोशिकाओं में उपस्थित एक तरह से भौतिक बलों की उपस्थिति के कारण होती है। अब बताया जाता है कि अनेक वैज्ञानिकों ने रसारोहण की क्रिया विधि को समझाने के लिए समय समय पर अनेक कारण बताए हैं, अनेक भौतिक बलों की उपस्थिति बताई है, जिसमें वायुमंडलीय दाब है, अंतः शोषण है, कैसिकातु है। लेकिन इन सभी में प्रमुख जो है वो ध्यान रखना है, इस सभी में प्रमुख जोली और डिक्सन या जोली कह लो, इन वैज्ञानिकों ने मुख्य रूप से जो भौतिक बलों की उपस्थिति के लिए जो सिद्धांत दिए हैं वो याद रखना है। एक तो सहसंजन तनाव सिद्धांत, एक वाष्पोत्सर्जन या वाष्पोत्कर्षण सिद्धांत। अब आप जानते ही हो बच्चों, पौधों की जो जड़ें होती हैं वो मृदा में उपस्थित होती हैं, तो हम कह सकते हैं मृदा से अर्थात जड़ों से लेकर तने के शीर्ष भाग तक एक जल का अटूट संबंध होता है। जल लगातार नीचे से ऊपर तक उसके अणु लगातार जुड़े रहते हैं। इसको कहते हैं जल स्थितिक प्रणाली, अर्थात जड़ से लेकर तने के शीर्ष भाग तक ऊपर तक जल का एक अटूट संबंध होता है जो टूटता नहीं है, जिसके द्वारा पानी लगातार चढ़ता रहता है। उस प्रणाली को एक तरह से हम क्या कहेंगे, जल स्थितिक प्रणाली। अब इसमें हमने बताया था, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो आपको पता है पानी वाष्प बनकर निकल जाता है, तो जो सिराएं होती हैं उनमें जल की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है और एक तरह से उनमें खिंचाव उत्पन्न हो जाता है। उस खिंचाव को ही हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन या वाष्पोत्कर्षण सिद्धांत। क्या कहेंगे बच्चों, वाष्पोत्सर्जनाकर्षण सिद्धांत, अर्थात जो वाष्पोत्सर्जन के कारण उत्पन्न हो रहा है। उसके बाद ध्यान रखना है बच्चों, जल के अणुओं के मध्य एक बल होता है जिसको सहसंजन बल कहते हैं। इसका मान लगभग 45 से 207 वायुमंडल तक होता है। तो बताया जाता है कि इसके कारण भी पानी लगातार ऊपर चढ़ता रहता है और इन दोनों ही सिद्धांतों की उपस्थिति के कारण हम कह सकते हैं, एक तो वाष्पोत्सर्जन कर्षण सिद्धांत, अर्थात वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पानी लगातार ऊपर चढ़ रहा है। एक जल के अणुओं के मध्य जो अटूट संबंध है, अर्थात जो जलों के अणुओं के मध्य जो सहसंजन बल पाया जा रहा है, उसकी उपस्थिति के कारण भी लगातार पानी ऊपर चढ़ता रहता है। ठीक है बच्चों, आज इतना ही काफी है। अपना छठा जो चैप्टर है आज कंप्लीट हो चुका है और कल हम 7वां चैप्टर अर्थात नया चैप्टर शुरू करेंगे। आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप ध्यान से पढ़कर, ध्यान से वीडियो को देखकर, नोट्स को उतारते हुए अपने दिमाग में बिठाते हुए याद करें। थैंक यू।